बॉलीवुड में बायोपिक का दौर चल रहा है और अब एक ऐसी बायोपिक आने वाली है, एक ऐसे इंसान की बायोपिक आने वाली है जो अपनी बात को खुलकर बोलता था, जिसके दरबार में उसके दोस्त और उसके विरोधी दोनों ही हाजिरी लगाते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की। फिल्म की स्टार कास्ट मेरे साथ है, नवाजुद्दीन मेरे साथ है, अमृता। बहुत अच्छा लग रहा है आपको गैप के बाद, लेकिन देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे साथ हैं फिल्म से जुड़े जिन्होंने फिल्म की स्क्रिप्टिंग लिखी है, स्क्रीन प्ले लिखा है, संजय राउत जी, शिवसेना के सांसद भी है। आपका स्वागत है सर। धन्यवाद, थैंक यू। सबसे पहले तो आपसे ही मेरे को सवाल करना है कि बायोपिक का दौर चल रहा है और उसमें भी पॉलिटिकल बायोपिक। अभी ही द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर आई, अब आप ठाकरे लेके आ रहे हैं, मोदी भी लाइन में लगी हुई है। इस देश में बायोपिक का जो दौर लगा है उसमें आज से नहीं, जब से फिल्में बनना शुरू हो गया है तब से हमारे देश के हीरो हमेशा पॉलिटिशियन रहे हैं। पंडित नेहरू है, महात्मा गांधी है, वहां नेल्सन मंडेला है, चाहे चर्चिल हो, लिंकन हो, वीर सावरकर हो, सभी के ऊपर बायोपिक बन। लोग जानना चाहते हैं जो हमारे रियल हीरो थे, पर्दे के हीरो नहीं, काल्पनिक कहानियां नहीं, रियल हीरो के जिंदगी में क्या हुआ, वो कैसे थे, कैसे बने। ये अच्छी बात है कि हमारे देश में इस प्रकार की पॉलिटिकल बायोपिक बनती है और अच्छी बनती है, ऐसा नहीं कि अच्छी नहीं बनती। हमने ये देखा है कि महात्मा गांधी जो बनी, विदेश से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स और एक्टर आए और गांधी बनाई, लेकिन हम नहीं बना पाए गांधी। इस लेवल की गांधी हम क्यों नहीं बना पाए? आप बिल्कुल सही कर रहे हैं संजय जी, लेकिन अभी इलेक्शन पास में ही है और इस टाइम पे जब इस तरह की फिल्में आती हैं तो कहीं ना कहीं एलिगेशन लगता है कि प्रोपोगेंडा हो सकता है। ये देखिए, मैं मानता हूं हमारे देश में गांधी के से बड़ा कोई नेता नहीं हुआ है। मैं महात्मा गांधी को बहुत मानता हूं, गांधी जी को, और इतना बड़ा नेता नहीं हुआ, लेकिन गांधी से क्या फायदा हुआ किसी को? पूरे विश्व में गांधी देखा लोगों ने। चर्चिल पर जब ये बायोपिक बनी थी तो चर्चिल राजनीति में नहीं थे, चर्चिल चुनाव हार गए थे, नेल्सन मंडेला जेल में रहे, उस वक्त उनके ऊपर बायोपिक बनी है। देखिए, ये चुनाव प्रोपोगंडा के लिए ऐसी फिल्में नहीं बनती, और जो फिल्में इस प्रकार से बनती है वो नहीं चलती। मैंने देखी ऐसी बहुत से बायोपिक है, पहले शो पे उतर गई, नहीं बनी है। रियल बायोपिक है, लोगों को लगता है ये सच है, ये फैक्ट है और हिस्टोरिकली करेक्ट है, लोग व्यूअर्स जाकर फिल्म देखते हैं। तो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्या कहेंगे? मुझे लगता है बायोपिक नहीं है। बायोपिक जो होती है उसमें से उसका एक अलग ढांचा होता है। किसी व्यक्ति के बारे में कोई किताब लिखता है और किताब में उस नेता से ज्यादा मैं अपने आप को हीरो मानता हूं। देखिए, बाला साहब के साथ संजय राउत हमेशा रहा, लेकिन उस फिल्म का हीरो संजय राउत नहीं है। इस फिल्म का हीरो सिर्फ बाला साहब ठाकरे है, ना उसके आसपास के लोग हैं। हम ठाकरे के ऊपर फिल्म बना रहे हैं, मेरे पर नहीं बना रहा हूं। चलिए नवाज, आपसे मंटो का हैंगओवर उतर चुका है। अब किसका हैंगओवर है? अभी देखिए, बाला साहब का किया अभी जो काम किया था वो भी हो चुका, काफी पहले कंप्लीट हो गया। अभी तो गणेश गायतोंडे के उसमें क्योंकि शूटिंग करके आ रहा हूं। चलिए, उसका भी पूछेंगे, लेकिन उसके इंटरव्यू के टाइम पर अभी हम पूछेंगे कि बाला साहब ठाकरे, काफी लोगों ने देखा है, उन्हें सुना है, लेकिन उनके किरदार में ढलना कितना डिफिकल्ट और कितना आसान रहा? आसान तो नहीं था, बहुत मुश्किल रास्ता था, क्योंकि बाला साहब की जो पर्सनैलिटी थी वो उसमें बहुत सारे डायमेंशंस थे। वो सारे डायमेंशंस के साथ जस्टिस हो, उसके लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ी। ये होता ही है, मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत भी मतलब ऐसी नहीं, मेहनत तो हर आदमी करता है, बट दिमाग को खोल के, दिल को खोल के मेहनत करना और विद करेक्ट इन्फॉर्मेशन और सही नॉलेज के साथ मेहनत करना, तो उसका रिजल्ट ही कुछ और होता है। मेकअप बहुत जबरदस्त लुक जो लेके आए हैं बाला साहब ठाकरे का, तो किस चीज पे ज्यादा एक्सपेरिमेंट करना पड़ा? क्या कह रही हैं? लुक को लेकर के किस चीज पे लुक में ज्यादा एक्सपेरिमेंट करना पड़ा? लुक पे बाला साहब की नोज जो थी उसके लिए प्रोस्थेटिक करना पड़ा मुझे। बाकी तो इतना ज्यादा वो नहीं था। और कॉस्ट्यूम, मेकअप, कॉस्ट्यूम, ये सारा क्रेडिट उनको जिन्होंने किया उनको जाता है।
अमृता, एक लंबे गैप के बाद मतलब कि एक स्वीट एक्ट्रेस जो है लंबे गैप के बाद आती है तो थोड़ा लगता है कि क्यों इतना लंबा गैप ले लिया, जबकि फैंस देखना चाहते हैं, तो क्यों इतना लंबा गैप? पिछले कुछ सालों से सिर्फ सिनेमा, बड़े पर्दे की बात कर रही हूँ, सिर्फ वही एक जरिया नहीं रहा है किसी भी अभिनेता को अपने ऑडियंसेस तक पहुंचने का। आजकल जब मैंने 2016 में टीवी पे डेब्यू किया था, वो फाइनाइट सीरीज था और उसमें जितनी मैंने एक्टिंग की है 12 घंटे रोज 7 महीने तक, ऐसे लगा जैसे मैंने 50 फिल्में एक साथ की है। तो तभी ऑफ कोर्स नेटफ्लिक्स नहीं था, तभी ये OTT प्लेटफॉर्म्स नहीं थे। हम सेट पे बैठ के बात करते थे कि एक दिन जब नेटफ्लिक्स इंडिया में आएगा तो ऐसा होगा, तब ऐसा होगा, और पलक झपकते ही आ गया। और सीक्रेट गेम्स के साथ आई थिंक वो OTT प्लेटफॉर्म्स को एक मतलब जो होना चाहिए था वही दर्जा मिला। सो बेसिकली एक्टिंग से मेरा कोई नाता टूट नहीं गया है, बट हाँ बड़े पर्दे पर मैं कुछ गैप के बाद आ रही हूँ। बिल्कुल, थोड़ी मैच्योर भी लग रही है इस बार, शायद किरदार में ज्यादा हैं आप तो वो भी पूछूंगी मैं किस तरीके से ये कॉम्प्लीमेंट मैच्योरिटी एक ग्रेस के साथ है, जो है वो ग्रेस के साथ जो मैच्योरिटी है, शायद किरदार जो है बहुत सूट कर रहा है आप पे, वो भी मैं आपसे पूछूंगी। संजय जी, शायद थोड़ा देर हो रही है, उनसे मैं ज्यादा पूछना चाहूंगी। संजय जी, बाला साहब की जब बात करते हैं तो बाला साहब किसी के लिए हीरो रहे और किसी के लिए विलेन टाइप के एक कोई देखते थे, खासतौर से मैं उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय। देखिए, ये तो सभी नेताओं के बारे में दो उनके पहलू रहे हैं, चाहे पंडित नेहरू हो, चाहे गांधी हो, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे आज मोदी जी हो, सभी को कोई लोग चाहते हैं, कोई उनसे नफरत करते हैं, या अपने अपनी सोच होती है। बाला साहब के बारे में हमेशा रहा, लेकिन उसके ऊपर बाला साहब सबके साथ उनके रिश्ते अच्छे रहे और बाला साहब के बारे में हमेशा लोगों के मन में एक रिस्पेक्ट रहा। चाहे मुस्लिम लीग के लोग उनके साथ जुड़े रहे हमेशा। बाला साहब, आपको मालूम नहीं होगा, जो फिल्म में हमने देखा है कि बाला साहब का शिवसेना का एक बहुत बड़ा अलायंस मुस्लिम लीग से हुआ था उस वक्त। तो बाला साहब खुले दिल के रहे। आप उनको हेट करिए, आप उनको प्यार करिए, लेकिन उसके ऊपर बाला साहब की प्रतिमा इस देश के राजनीति में रही है और रहेगी। यानी कि आप कह रहे हैं कि अब बाला साहब को जिस तरीके से हम दिखाया जाएगा फिल्म में, तो वो दिखाया जाएगा एक नेता के रूप में, और ऐसे नेता के रूप में जो हिंदुस्तान के नेता के रूप में। तो रिलीज की बात करें हम, तो रिलीज जो है, क्या लगता है कि सारे राज्यों में एक जैसा बिग रिलीज है, ये बिग रिलीज है। बिग रिलीज है कि रिस्पॉन्स सारे राज्यों में एक जैसा आएगा, और जो सारी पार्टीज है, खासतौर से मैं बोलना चाहती थी, एक स्पेशल स्क्रीनिंग कर रहे हैं दिल्ली में, तो उसके लिए कुछ पार्टीज, जो बड़ी पार्टीज है, उनके नेताओं को सबको आमंत्रित, मैं सबको बुलाऊंगा जब दिल्ली में मैं करूंगा ये, मैं सबको बुलाऊंगा जब दिल्ली में मैं करूंगा ये स्पेशल स्क्रीनिंग, क्योंकि ये लोगों की मांग है। आज कल जब मैं दिल्ली में आया था, पता चला तो सब लोगों ने मुझे फोन किया है, बड़े बड़े नेता हैं, कि भाई मुझे दिल्ली में आप कब स्पेशल शो कर रहे हो। तो मैंने कहा कि जरूर करूंगा, जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा तो पूरा देश यहाँ आता है, प्रधानमंत्री से लेकर सब कुछ यहाँ लोग बैठते हैं, तो मैं जरूर एक स्पेशल स्क्रीनिंग सबके लिए करूंगा। आपसे अमृता, मीना ताई के किरदार में ढलना और उनको समझना, उनको पढ़ना कितना डिफिकल्ट रहा और कैसे आपने ये काम किया? क्योंकि बहुत ज्यादा हम बाला साहब ठाकरे के बारे में सब जानते हैं, ज्यादातर वीडियो से, लेकिन शायद आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहा होगा मीना ताई की किरदार। क्योंकि मेरे पास रेफरेंस पॉइंट नहीं था, तो मैंने सोचा कि जो चंद फोटोग्राफ्स थे उसमें ऑफ कोर्स जब हम वो फोटोग्राफ्स देखते हैं उस जमाने के 60s 70s, तो ऑब्वियसली वो हमको हमारे दादियों के जमाने का जो एल्बम हम खोलते थे और उसमें वो कैसे दिखती थी, उनकी स्टाइलिंग एक जैसी होती थी, एक मैच्योरिटी एक जैसी होती थी। और मुझे पता था, पहले से ही पता था कि अभी ये पहली बार मैं एक लड़की का, वो जो मैं कॉलेज रोल्स हमेशा करती आई हूँ, ये वो नहीं है। ये बहुत ही मैच्योर एक औरत जैसे पेश आना है, जो ऑलरेडी 3 बच्चों की माँ है और जॉइंट फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा रही है। तो वो एक अलग मैच्योरिटी मैंने बड़े पर्दे पर मैं लेकर आई हूँ। थोड़ा मराठी पे काम किया, थोड़ा हिंदी में मराठी पन लाने का काम किया। या तो नवाज, आपसे की मराठी की बात हो रही है, लेकिन फिल्म में, मराठी फिल्म जो है उसमें शायद आपने अपनी आवाज नहीं दी है।
नहीं, डायलॉग सारे मैंने ही बोले हैं, बट डब किसी और ने कोई और करेंगे, क्योंकि उसके लिए ज़रूरी ये था कि बहुत ही लाइक नुएंसेस जो उसके करेक्ट रहने चाहिए, क्योंकि बाड़ा साहब की स्पीच ऐसी थी, उनके जो शब्द उनके मुंह से निकलते बहुत ही क्लैरिटी के साथ निकलते थे वो, कि क्या होता है कि अगर थोड़ा सा नुएंसेस मेरे इधर उधर हो जाता तो लोगों का फोकस सिर्फ उसी चीज पे हो जाता, वो लोग ये ना देखते कि उसने किस तरीके से प्रिपेयर किया है, कैसा किया है, ये वो। तो क्योंकि आजकल तो हर आदमी 2 मिनट में अपनी राय दे देता है ना, तो मैंने कहा इसके थोड़ा सा नुएंसेस गलत हुआ तो लोग सिर्फ उस नुएंसेस के पीछे पड़ जाएंगे, बाकी इतना बड़ा काम जो किया है, इतना बड़ा इतनी जो मेहनत की है, वो उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, तो इसलिए डब किसी और ने किया है। लेकिन आपको लगता नहीं कि बॉलीवुड में जो बायोपिक्स इस तरीके की आजकल बन रही है उसमें कहीं ना कहीं ज्यादा महिमा मंडन भी किया जाता है, एक हीरो टाइप या सिंपैथी, जैसे संजू की हम बात करें, ऐसी चीजें दिखाने की कोशिश की जाती है? देखिए, बाड़ा साहब को महिमा मंडप करने की जरूरत नहीं। बाड़ा साहब को फिल्म का पर्दा नहीं हुआ जिसपे बाड़ा साहब का हीरोइज्म उतार सके। हमने कोशिश जरूर कर सकते हैं, आप इतने बड़े रियल लाइफ में वो इतने बड़े हीरो थे, है ना। तो रही बात दूसरी बायोपिक की, वो जैसे संजय सर ने बताया कि हर एक आदमी के ऊपर बायोपिक बननी चाहिए, क्योंकि वो तो रियल हीरो रहे हैं अपनी लाइफ में, है ना। आपने तो अपनी जिंदगी में फेक हीरो देखे अभी तक, 40 साल से झूठे हीरो जो एग्जिस्ट ही नहीं करते सोसाइटी में। जरा फर्ज कीजिए, आप सोचिए कि एक हीरो जिसकी फिल्म देख के आप आते हैं, वो सड़क पे गिटार बजा रहा है, वो आप रियल लाइफ में इमेजिन कर सकती हैं? आप बोलेंगे पागल है कि कोई सड़क पे गिटार बजा रहा है ना। और जब हम बाहर जाते हैं ना दूसरी कंट्री में, जब तो यार ये वो पूछते हैं कि यार ये सड़क पे गिटार बजाता है, मेंटली डिसऑर्डर है क्या इसका, या उसके पीछे अचानक से 10 लोग आ जाते हैं डांस करने के लिए, ऐसे डांस कर रहे हैं, वो कौन होते हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं वो लोग, ये सवाल हमसे किए जाते हैं। तो हम उसका जवाब देते देते थक गए, तो अभी आपसे पूछते हैं इसका कोई अच्छा सा जवाब दे दो ताकि कोई हमसे पूछे। हाँ, बिल्कुल मुझे लगता है आम इंसान जो है वो उसकी फैंटेसीज में ही ऐसी चीजें होती है। आपसे सर कि फिल्म को लेकर के आपकी सेंसर से ठनी कंगना जो है उनसे भी हुआ कि रिलीज को आगे डाल दे, तो क्या लगता है कि अब फिल्म जो हम देखेंगे बिना सेंसर कट के देखेंगे? पहले मेरा ये सवाल है, इसके बाद एक आखिरी सवाल और पूछूंगी। देखिए, सेंसर जो है एक सरकारी बॉडी है जो कुछ नियम और रूल्स बनाए हैं उसने, तो सेंसर अपने रूल्स की किताब से चलती है। और जो बायोपिक बनाते हैं, रियल बायोपिक, वो हिस्ट्री एंड फैक्ट्स लेकर चले जाते हैं आगे, तो थोड़ी बहुत होता है उसमें से कोई सोल्यूशन निकल जाता है, वो निकला है। सरकार में जो है अमिताभ जी ने जो है बाला साहब ठाकरे से प्रेरित किरदार किया था सुभाष नागरे का। प्रेरित था लेकिन मैं वही आ रही हूँ कि रियल बाला साहब की इमेज और नवाजुद्दीन के अंदर आपको कैसे दिखाई दी, एकदम कैसे क्लिक किया? हमें पता है वो हर किरदार में जो है फिट बैठते हैं, लेकिन आपको कैसे क्लिक किया? मैंने उसमें ठाकरे देखा है, मैं बहुत साल से उनको फॉलो करता हूँ, मैं आपसे ज्यादा फिल्में देखता हूँ और फिल्म के बारे में सोचता भी हूँ, पढ़ता हूँ। तो मुझे लगा कि ये जो एक हमारे सामने जो कलाकार बैठा है बहुत ही निरागसता से, और आप उनको देखेंगे तो आप बोलेंगे नहीं कि ये मंटो ही था, यही दशरथ मांझी था क्या, अब यही ठाकरे है। ये आपने बिल्कुल 16 आने सही बात कही। और फिल्म जो है हम कहेंगे, आप दर्शकों से ये कहेंगे कि फिल्म देखने जाएं, लेकिन उसके साथ एक सरप्राइज और है, मेरे सामने वो सरप्राइज रखा है। वड़ा पाव। बिल्कुल, ये वड़ा पाव है जो है, और फिल्म के साथ शायद ये दिया जाएगा। हाँ, मुंबई में तो अब जहाँ जहाँ बनेगी वहाँ फिल्म ये वड़ा पाव का इंट्रोडक्शन बाला साहब ने किया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये देख रही हूँ कि बेरोजगार लोगों ने घर में बैठने से अच्छा है वड़ा पाव बेचो और घर चलाइए। बिल्कुल। तो नवाज, क्या कहना चाहेंगे आप इस चाय और वड़ा पाव के साथ? क्या बोला? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, मैं ये कहना चाहूंगी इन्होंने लंच नहीं खाया है। इन्होंने लंच नहीं खाया है। वड़ा पाव आप खाइए, चाय में पीऊंगा। नहीं, अमृता राव कहती है कि आप खाएंगे वड़ा पाव। मेरे ख्याल से ये वड़ा पाव का हक उसी का होगा जो फिल्म देखने बॉक्स ऑफिस तक जाएगा। तो देखते हैं कि ये वाली बायोपिक जो है वो थिएटर पर जाके बॉक्स ऑफिस पर
क्या असर दिखाती है। और इस समय हम आपको शुक्रिया कहना चाहेंगे समय से बात करने के लिए। इस समय दिल्ली से कैमरामैन तारा दत्त के साथ कोमल शर्मा।